जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। 26 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में। सौरभ सिविल एकेडमी में जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मीन चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप इन करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। आप चाहे एग्जाम यूपीएससी का दे रहे हो, चाहे यूपीपीएससी का दे रहे हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आप आरओ दे रहे हो, एआरओ दे रहे हो, आप बीईओ दे रहे हो, आप टीजीटी पीजीटी कोई भी पेपर दे रहे हो, अगर करंट अफेयर्स आता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल। साथ ही साथ मैं आपको 3 एमसीक्यू कराता हूँ पर टॉपिक। उन एमसीक्यू को भी आप अच्छे से पढ़िए, करिए। मैं आपसे कहता हूँ नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या है कि आप उनका रिवीजन बार बार कर पाएंगे, और जो बच्चा जितना रिवीजन कर लेगा वो सक्सेस के रास्ते पे उतना ही निकट पहुंच जाएगा। इसलिए रिवीजन करना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एससी रिड्यूसेस द मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस फॉर सबॉर्डिनेट जुडिशरी। देखिए अभी अभी क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है, जिसमें क्या है कि जैसे जो बच्चे लॉक करते थे तो उनके लिए था कि जब भी अगर आपको कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में एंट्री लेना है, तो मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट जज या सीजीएम मतलब होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है, या जब पीसीएस जे सिंपली आप समझ लीजिए कि पीसीएस जे आपको जुडिशियल सर्विस में जाना है, तो उसके लिए था कि आप 3 महीने कम से कम आप करिए, है ना। मतलब 3 साल कम से कम आपको लीगल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अभी अभी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है कि इस 3 वर्ष की अवधि को हटा के कितना कर दिया है, 1 वर्ष कर दिया है। मीन्स अब आपको कानूनी अनुभव 3 वर्ष की जगह 1 वर्ष करना होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों किया? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए भाई, बच्चे जब पढ़ते हैं 5 साल का, तो पहली बात तो लॉ कोर्स होता है। इसमें कई बार मतलब आप 6 महीने में लीगल इंटर्नशिप करते हैं, जो भी लॉ फॉर्म्स होती हैं, लॉ फर्म में आप जाके लीगल प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं, आप एक एक महीने की, डेढ़ डेढ़ महीने की जो भी होती है। तो जब इन प्रैक्टिसों को आप करते हैं तो आप ट्रेंड तो हो ही जाते हैं कि कोर्ट का माहौल कैसा है, डेकोरम कैसा है। तो आप इन 5 सालों में ट्रेंड तो हो जाते हैं। ठीक। रही बात 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग की, उसमें आप क्या कर सकते हैं, और भी चीज़ें आप डीपली जान सकते हैं। तो इसीलिए एससी ने बोला है कि ये क्या कहते हैं, आप 1 वर्ष करिएगा और ये 5 साल के लिए लागू रहेगा। मतलब ये 5 साल के लिए लागू रहेगा। और ये जो सिफारिश है ये सिटी कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया गया है कि जो भी वकील आएगा, मतलब जो भी एंट्री लेगा लीगल में सबॉर्डिनेट कोर्ट में, उसको जो है क्या करना पड़ेगा, मतलब 1 साल कम से कम उसको क्या करनी पड़ेगी, लीगल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए। द सिटी कमीशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें एसोसिएट जुडिशियल रिफॉर्म एंड गाइडलाइंस फॉर लीगल स्टाफ है। ठीक है, लीगल मतलब प्रैक्टिस से रिलेटेड और जुडिशियल रिफॉर्म से संबंधित ये सिटी गाइडलाइन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्री इन सबॉर्डिनेट जुडिशरी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हैज रिड्यूस्ड द मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर फॉर एंट्रिंग सबॉर्डिनेट जुडिशरी। बिल्कुल सही बात है। आपको न्याय में जाना है, बताया ना, पीसीएस जे वगैरह की एग्जाम आपको देने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर दिया कि 1 साल की आप लीगल प्रैक्टिस पे भी एंट्री ले सकते हैं। सेट्टी कमीशन रिकमेंडेशन डील विद द गाइडलाइंस फॉर मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस स्टेपन। बिल्कुल सही बात है। सेट्टी कमीशन किस पे डील करता है, 1 वर्ष मतलब लीगल स्टेपन पे डील करता है, स्टेपन हो गया लीगल प्रैक्टिस पे डील करता है। इसलिए आपका ए और बी दोनों आपका सही। गिवन द टू स्टेटमेंट्स, द सुप्रीम कोर्ट रिड्यूस द मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस टू 1 ईयर फॉर सबॉर्डिनेट जुडिशरी कैंडिडेट। बिल्कुल सही बात है। जो मतलब सबॉर्डिनेट जुडिशरी में कैंडिडेट एंट्री लेने वाले हैं उनके लिए घटा के 1 साल कर दिया है। अच्छा। हाई एंट्री बैरियर्स एंड लीगल लैक ऑफ स्टाइपेंड ड्यूरिंग इनिशियल लीगल प्रैक्टिस डिस्करेज ब्राइट लॉ जुडिशरी ग्रेजुएट में ज्वाइनिंग जुडिशरी। अच्छा। शुरुआती क्या कह रहा है कि शुरुआती कानून अभ्यास के दौरान उच्च प्रवेश बाधाएं और वजीफे की कमी मेधावी लॉ स्नातकों को न्यायपालिका में शामिल होने से हतोत्साहित करती हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, क्यों ऐसा कर दिया है, क्योंकि क्या है कि मतलब कि आपको मतलब 3 3 साल करना पड़ेगा। उसके बाद कई इसमें वो आएंगे, आपको बोरियत सी महसूस होगी कि आपको वजीफा नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, आपको बच्चों को पीसीएस जे में जाना है पर नहीं जा पा रहे क्योंकि 1 साल करनी है। तो इसलिए ऐसे ने ऐसा कर दिया कि रिड्यूस करके 1 साल कर दिया है। ए से बी से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। फर्स्ट वीमेन कमांडो कन्वर्जन कोर्स। देखिए अभी अभी क्या है कि एनएसजी एनएसजी मानेसर, एनएसजी मानेसर कहाँ पर है, हरियाणा में है। एनएसजी मानेसर जो हरियाणा है, यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कोर्स लॉन्च किया। कौन सा? वीमेन कमांडो कन्वर्जन कोर्स। मतलब महिलाओं को, जो महिलाएं जो पुलिस वगैरह में है, उनको कमांडो में बदला जाएगा। अच्छा, कहाँ लॉन्च किया गया है? मानेसर हरियाणा में। तो क्यों किया गया? जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती है उनमें महिलाओं के मतलब भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये आयोजित किया गया था। अच्छा, ये 12 हफ्ते का प्रोग्राम रहेगा जो 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ। मतलब ये 12 हफ्ते की ट्रेनिंग रहेगी। मतलब एक तरह से आप देख लीजिए तो 3 महीने की लगभग आपकी ट्रेनिंग रहेगी।
तो 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, 24 अगस्त से चालू होगी। और इसका पहला बैच इसमें 25 महिला पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल है, जो 5th बटालियन ऑफ राजस्थान वीमेन पुलिस से है। मतलब राजस्थान महिला पुलिस की 25 कांस्टेबल जो है, क्या कहते हैं, 5 बटालियन की 25 महिला कांस्टेबल जो है इसमें शामिल है। अच्छा, ये ट्रेनिंग हाई लेवल शूटिंग है, एक्टिवनेस है, हथियार चलाना, इन सब की अच्छी खासी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि आपको पता है कि कमांडो आर्मी में लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ द ट्रेनिंग गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका जो मतलब थीम है क्या है, सी हु डेयर्स लीड्स, मतलब जो जोखिम उठाएगा वही लीड करेगा। ठीक है, और इसको एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? एनएसजी 1986 में इसकी स्थापना हुई, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद एनएसजी गठन हुआ था। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर मानेसर में है। द फर्स्ट वीमेन कमांडो कन्वर्जन कोर्स लॉन्च एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? मानेसर, हरियाणा में लॉन्च हुआ है। With reference to National Security Guard and the Women Commando Codes, consider the following statement. The NHG was raised under an Parliament Act 1986। बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट के अधिनियम 1986 द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो मोटो ऑफ न्यूली लॉन्च वीमेन कमांडो कन्वर्जन कोर्स, सी हु डेयर्स लीड, बिल्कुल सही बात है। जो अभी भी जो लॉन्च हुआ है एनएसजी का मतलब जो कोर्स, इसका थीम क्या है? सी हु डेयर्स लीड्स। बिल्कुल सही, आपका ए भी आपको दोनों सही हो गया। Given below the two statement labeled assertion and the reason. Special conversion commando course has been introduced for women police personnel. जो मतलब महिला पुलिसकर्मी है उनके रूपांतरण के कमांडो पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इंक्रीजिंग टेक्निकल कैपेबिलिटी पार्टिसिपेंट वीमेन इन एक्टिव काउंटर टेररिस्ट एंटी टेरर ऑपरेशन प्रायोरिटी। क्योंकि महिलाओं को भी मतलब क्या है कि जो भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है उनको कैसे टैक्टिक्स से डील करना है, कैसे उनको खत्म करना है, फिर महिलाओं की इसमें भागीदारी को बढ़ाना, उनको प्राथमिकता को बढ़ाना, यही इसका एम है। तो इसी तरह इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए ए से बी से एस्पिरेशन भी कर रहा है। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, देखिए अभी अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया इकोनॉमिक आउटकास्ट। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब यूएसए ने लॉन्च किया है, अमेरिका ने लॉन्च किया है। अच्छा देखिए, मैं सिंपल सी बता रहा हूँ कि क्या है कि अमेरिका देखिए ईरान से युद्ध लड़ के हार गया। हारा मतलब कि भैया ईरान सरेंडर तो कर नहीं रहा है। अब अमेरिका ये चाहता है कि ईरान की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पे हमला किया जाए, मतलब जो भी उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं उन पे क्या हमला किया जाए। इससे क्या होगा, जब आर्थिक गतिविधियां बाधित हो जाएंगी तो वह देश अपने आप क्या करेगा, सरेंडर की तरफ बढ़ेगा, अपने बोलेगा कि ठीक है हम युद्ध बंद कर रहे हैं, आपकी शर्तें वगैरह मानेगा। तो इस वजह से अमेरिका ने ऐसा किया है। तो अमेरिका ने क्या किया, सेंक्शन पोस्ट किया इकोनॉमिक ईरान पे और थर्ड पार्टी कंट्रीज पे भी जो ईरान से सामान, जैसे हमारी ईरान सबसे ज़्यादा किसका व्यापार करता है? क्रूड ऑयल का व्यापार करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगा रहा है। जो देश इससे ले रहे हैं उनमें भी कुछ सेंक्शन लगाएगा, ईरान पे तो लगाएगा ही लगाएगा, है ना। तो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्टिंग ईरान क्रूड ऑयल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी इसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्रूड ऑयल है, इन सब पे क्या लगा रहा है अमेरिका? प्रतिबंध लगा रहा है। सिंपल ही बात सोचिए कि युद्ध में तो नहीं हरा पाए, लेकिन अब उनको इकोनॉमिक तरीके से तोड़ेंगे। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकम रिसेंटली सीन इन लॉन्च बाय विच कंट्री? यूएसए। Consider the following statement regarding Operation Economic Outcome. It aims to enforce secondary sanction on country during crude oil business with Iran. बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य ईरान में कच्चे तेल का व्यापार करने वाले देशों को द्वितीयक मतलब क्या होता है कि उस पर भी लगेगा तो उस पर भी लगाएगा, लगा रहा है। बिल्कुल सही बात है। इट वॉज लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ना ना ना, देखिए ये चीज तो गलत कह रहा है ना, सिक्योरिटी काउंसिल ने थोड़ी किया, ये तो यूएसए ने किया है ना, तो ये गलत हो गया आपका। क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया? नहीं, ये गलत जवाब। ऐसे तो अमेरिका ने किया, इसलिए पहला खाली आपका सही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूएस लॉन्च सैंक्शन अंडर द इकोनॉमिक ब्लॉकेड मेजरिंग ईरान अगेंस्ट ईरान ट्रेड पार्टनर। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका ने ईरान की व्यापारिक भागीदारी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। बिल्कुल लगाए। क्यों लगाए हैं? क्योंकि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कंस्टिट्यूट प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर ऑफ ईरान इकोनॉमी। क्योंकि क्यों लगाया है बैरिकेड? क्योंकि जो क्रूड ऑयल है ये ईरान की क्या है, मतलब प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर है, मतलब ईरान का जो प्राथमिक है, सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है ईरान, क्या करता है? तेल करता है। तो उसी पे सेंसर लगाया है, तो बिल्कुल सही है, इसीलिए लगाया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तेल ही निर्यात करता है ना ईरान। अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम, देखिए अभी अभी क्या है कि तमिलनाडु के क्या कहते हैं सरकार ने, मतलब ठीक है, जहाँ की जो नए सीएम है टीवी के पार्टी के तमिल वेट्री कड़गम, ये पार्टी है ना नई अभी जो लॉन्च हुई थी, तो इन्होंने क्या किया कि स्कीम अनाउंस की है अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम। ठीक है, अच्छा इसके तहत क्या है, जो पोंगल से स्टार्ट होगी। पोंगल का महीना जो होता है जनवरी 27, मतलब जनवरी 27 जो पोंगल का महीना है उससे स्टार्ट होगी। अच्छा ये एक रिम्बर्समेंट स्कीम है, मतलब आप जाएंगे, सरकार आपको 3 सिलेंडर देगी। ठीक, जब आप 3 सिलेंडर ले लेंगे डोमेस्टिक गैस सिलेंडर, तो जो एलिजिबल हाउस होल्ड है, एलिजिबल हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया, सरकार ने बोला है कि जिनकी जो वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए से क्या होगी, कम होगी।
अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो सरकार आपको 3 डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर देगी। अच्छा, आप सिलेंडर ले आएंगे पैसा दे के, फिर क्या होगा, सरकार आपके बैंक अकाउंट में क्या कर देगी, बेनिफिशियरी को जो भी मतलब जिसके नाम पे करेक्शन होगा उसको क्या कर देगी, पैसा रिटर्न कर देगी, रिम्बर्स कर देगी। तो यही होगा, समझे कि नहीं समझे आप। तो क्या कर देगी, ये डायरेक्ट रिम्बर्समेंट स्कीम है कि आप सिलेंडर लेके आए और सरकार आपके खाते में क्या कर देगी, पैसे डाल देगी। ठीक, तो 3 सिलेंडर सरकार इसके साथ दे रही है। अन्नपूर्णी स्कीम है ये, सुपर 6 स्कीम, और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। सीएम वहाँ के विजय है, आपको मैंने पहले ही बताया। और एक तरह से ये मतलब पोंगल महीने में लॉन्च किया जाएगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम हाउस होल्ड महिलाएं ही होती हैं जिनके नाम पे कनेक्शन वगैरह होते हैं। Anpurni Super 6 scheme providing LPG cylinder reimbursement was launched by which state? Tamil Nadu. With reference to Anpurni Super 6 scheme, consider the following statement. It cover reimbursement up to 3 domestic LPG सिलेंडर पर, यह सही बात है। 3 डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर रिम्बर्समेंट है। इनकम एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर हाउस होल्ड अंडर स्कीम लेस देन 2.5 लाख। हाँ, पर जो भी एलिजिबिलिटी होगी उसकी लिमिट है कि आपकी जो वार्षिक आय है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, इसलिए ये भी दोनों आपका सही है। बेनिफिशियरी अंडर द अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम रिसीव डायरेक्ट बैंक रिफंड आफ्टर परचेज सिलेंडर, बिल्कुल सही बात है। जो सुपर 6 स्कीम के तहत होंगे, अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम के तहत उनको बैंक से डायरेक्ट रिफंड मिलेगा जो भी आप सिलेंडर वगैरह परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि डीबीटी इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इनवेट लीकेज इन वेलफेयर डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि डीबीटी से क्या है कि जो व्यक्ति उसके खाते में डायरेक्ट पैसा आएगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, जो भी लीकेजेस है, लीकेजेस मतलब किसी को मिला किसी को लाभ नहीं मिला तो वो भी चीज़ इंश्योर रहेगी। इसलिए ए सही, बी सही, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। चलिए, अर्जुन वाहिनी, देखिए अभी अभी क्या है कि अर्जुन वाहिनी एक जो है वाहिनी, देखिए क्या होता है, वाहिनी हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, वाहिनी, लेकिन जब कि बंगाल में वाह को भा बोलते हैं, वाह को क्या बोलते हैं, भा बोलते हैं, इसलिए वाहिनी, अर्जुन अर्जुन वाहिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो क्या क्या लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन का तरीका है। तो स्पेशल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मॉडल कंप्राइजिंग अग्निवीर ऑपरेटिंग सिमिलर टू इंडिया। देखिए मतलब क्या है कि जैसे क्या है कि एनडीआरएफ काम करती है, नेशनल डिजास्टर रिफॉर्म फोर्स काम करती है, उसी के तर्ज पे जो है अर्जुन वाहिनी बनाया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। अच्छा, क्यों? इसमें क्या करेगा, जो भी अग्निवीर हैं हमारे सेना के, जो अग्निवीर है जो रिटायर हो जाते हैं उनको लेके क्या करेंगे, एक ये फोर्स बनाई जाएगी एज सिमिलर टू एनडीआरएफ, जिसका नाम होगा अर्जुन वाहिनी। ये वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी ने डिक्लेयर किया है। इस क्यों किया है? क्योंकि जो स्टेट में डिजास्टर वगैरह आते हैं, जो भी उसको टैकल करने की, जो भी आपदा घटनाएं होती हैं उनको टैकल करने के लिए टोटल 200 एम्प्लॉय को क्या किया जाए, डिप्लॉय किया जाएगा, जो भी वनरेबल मतलब जो है संवेदनशील जिले हैं, जिसमें जो 100 जो है कोलकाता में, 50 दार्जिलिंग में, और 50 जो है उत्तर 24 परगना। ठीक है, दक्षिण 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना, साउथ परगना। ठीक है, उत्तर 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना है, तो ये साउथ 24 परगना में है ना, साउथ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। अर्जुन वाहिनी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कंप्राइजिंग अग्निवीर विच स्टेट, किसी स्टेट ने अनाउंस किया है दोस्तों? ये किया है वेस्ट बंगाल ने। Consider the following statement regarding Arjun Bahini. Is a disaster response force formed by integrating retired अग्निवीर लाइन्स और एनडीआरएफ। बिल्कुल सही बात है। ये क्या क्या डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है जो अग्निवीर को इंटीग्रेट करके एनडीआरएफ की तरफ पे बनाई गई है। आउट ऑफ 200% हाईएस्ट पर्सन डिप्लॉयमेंट में इन कोलकाता, सही बात, 200 लोग टोटल किए जाएंगे, इसमें 100 जो है सबसे ज्यादा कोलकाता में ही 100 किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। 50 दार्जिलिंग में किए जाएंगे और 50 जो है दक्षिण 24 परगना में किए जाएंगे, इसलिए ए भी दो सही हो गया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्रिएटेड अर्जुन वाहिनी बाई इंडक्टिंग अग्निवीर एक्स अग्निवीर, बिल्कुल सही बात है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अर्जुन वाहिनी को इंडक्ट किया है, किसको करके, जो भी अग्निवीर हैं हमारे उनको लेके किया है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ट्रेन मिलिट्री पर्सन प्रोवाइड एफिशिएंट क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी ड्यूरिंग डिजास्टर। अच्छा, ऐसा क्यों किया कि अग्निवीरों को लिया है? क्योंकि ये ट्रेन होते हैं, मिलिट्री द्वारा ट्रेन किए गए रहते हैं, और जिससे क्या है कि जो भी क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज उनके अंदर होती है डिजास्टर से टैकल करने की, इसलिए तो किया है। ए सही, बी सही, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है दोस्तों। नेशनल कन्क्लेव ऑन ट्राइबल लैंग्वेज एंड म्यूजियम, देखिए अभी अभी क्या है कि मैसूर कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में एक नेशनल कन्क्लेव हुआ है, मतलब स्वदेशी जनजाति भाषा के संरक्षण पर चर्चा हुई। कहाँ पर? मैसूर कर्नाटक में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, मतलब जो भी इंडिजिनियस ट्राइबल लैंग्वेज है उसके संरक्षण के लिए। अच्छा, इसका एम क्या है कि जो भी ट्राइबल्स हो गए, आदिवासी हो गए, जो भी विचारक हो गए, जो पॉलिसी मेकर, जो मतलब लिंग्विस्ट भाषाविद है, इन सबको एक मंच पर, देखिए क्या है कि पॉलिसी बनाने वाले, ठीक, उसको फॉलो करने वाले, पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करने वाले, साथ ही साथ उसको मतलब इम्प्लीमेंट होने पर जो उसके मतलब यूजर्स होते हैं, इन सबको जब एक मंच पर लाएंगे तो हमें कंक्लूजन मिलेगा, सबके डाइवर्स आइडियाज मिलेंगे, हमको अलग अलग तरह के आइडियाज मिलेंगे, किसके क्या विचार है, किसके क्या विचार है, और उससे क्या है कंक्लूजन में पहुंचेंगे क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो इसलिए सबको एक मंच पर लाया है ताकि हमको एक प्रॉपर कंक्लूजन मिल सके। अच्छा,
इसी के साथ साथ एक आदिवासी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है, जागो। जागो नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया गया आदिवासी प्लेटफॉर्म, जिसमें चैटबॉट, इसका नाम क्या है, जागो। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मतलब कि आदिवासी जनजाति कार्य मंत्रालय ने। और सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें एक एमओयू भी हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मतलब जनजातीय मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के बीच में एक एमओयू भी हुआ है। जिसके तहत क्या है कि भाषा की मतलब डिजिटल रिकॉर्डिंग हो, कैसे क्या काम करना है, हमको कैसे उनको संरक्षण करना है, इसलिए संरक्षण के लिए भी एमओयू हुआ है। जैसा कनक्लेव ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड म्यूजियम हेल्ड इन विच सिटी, मैसूरू। ठीक, मैसूर में हुआ ट्राइबल लैंग्वेज कनक्लेव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कनक्लेव ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज दैट ऑफिशियल चैटबॉट जॉगो वाज लॉन्च्ड अंडर द आदिवासी प्लेटफॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मतलब जो चैटबॉट जॉगो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, और किस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, आदिवासी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है ये। एक एमओयू हुआ किसके किसके बीच, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये भी सही है। दोनों के बीच क्या हुआ, जनजातीय मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भारतीय भाषा संस्थान के बीच क्या हुआ, एक है मेमोरेंडम साइन हुआ, ये भी सही थे, ये भी दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पार्टनर विद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड मैसूर कॉन्क्लेव। बिल्कुल सही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर कॉन्क्लेव में क्या किया है, इस समझौता ज्ञापन किया है। क्यों किया है, क्योंकि प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल डायलेक्ट्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड लिंग्विस्टिक मॉडलिंग एंड एआई टूल लाइक जागो। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि देखिए जो भाषा लुप्त भाषाएं हैं उनको संरक्षित करने के लिए, जो खतरे में इंडेंजर्ड हैं उनको बचाने के लिए मॉडल है, मॉडलिंग है, एआई टूल्स है, जागो चाहिए। इसीलिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो टेक्निकल एसेट्स प्रोवाइड करेगा इनको, इसीलिए हमने किया इनके साथ। ए सही, बी सही, इसमें भी कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स, देखिए अभी अभी एक इंडेक्स लॉन्च हुआ है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स। क्या लॉन्च हुआ है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स लॉन्च हुआ है, जिसमें मुंबई, भारत का एकमात्र शहर है मुंबई, जिसको इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। वर्क फ्रॉम एनीवेयर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम कर सकते, कोई भी वेदर कंडीशन हो, अच्छी वेदर कंडीशन में काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हाँ ठीक है। ब्रॉडबैंड स्पीड, हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सबको क्या किया गया, लिया गया है। जिसमें क्या है कि देखिए और सब में तो ठीक आया, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेदर कंडीशन, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आगे है, लेकिन ब्रॉडबैंड स्पीड और हैप्पीनेस में जो है मुंबई क्या है, पीछे है। और सब में तो मुंबई जो है लंदन से भी आगे है। मुंबई का स्कोर कितना, 70 है, और सबसे परफॉर्मिंग बेटर है लंदन से भी, अच्छी अडेप्टेबिलिटी, केवल ब्रॉडबैंड और हैप्पीनेस इंडेक्स को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, और क्या कहते हैं, मैंने क्या कहा ना, मुंबई वाज हाईलाइटेड वीक इन हैप्पीनेस एंड ब्रॉडबैंड स्पीड। ठीक, ब्रॉडबैंड स्पीड और क्या कहते हैं हैप्पीनेस में ये पीछे मुंबई, बाकी सब में आगे है। और बैंकॉक आपको पता है थाईलैंड कैपिटल है, ये क्या है, टॉप की है। ठीक है, मुंबई बाकी लंदन से भी आगे है। विच इंडिया सिटी वाज सोल इंक्लूजन इन द रिसेंट वर्क ग्लोबल इंडेक्स फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स, मुंबई। मुंबई है ना रिसेंटली जो वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स है। कंसीडर फ्रेंच में रिगार्डिंग द वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स, मुंबई इसको 77 रैंकिंग अहेड ऑफ लंडन इन फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। मुंबई जो है 77 रैंक लाके लंदन से भी फ्लेक्सिबल वर्क कंडीशन में आगे है, बिल्कुल सही बात है। बैंकॉक टॉप द ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग, बिल्कुल बैंकॉक क्या किया इस पे इंडेक्स में, क्या किया है, टॉप है, ये भी सही है आपका। जैसे आपका एक तो सही हो गया आपका। गिवन द टू स्टेटमेंट लेबल्ड एसेशन, मुंबई स्कोर लो इन हैप्पीनेस इंडेक्स एंड ब्रॉडबैंड स्पीड पैरामीटर इन द इंडेक्स। मुंबई जो है हैप्पीनेस इंडेक्स और ब्रॉडबैंड पैरामीटर इंडेक्स में लैग है, बिल्कुल सही बात है, लो स्कोर है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि अर्बन डेंसिटी डेवलपिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट क्वालिटी लाइफ मेट्री मेगा सिटी, बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी हाई है देखिए, ठीक है, क्वालिटी लाइफ जो है इतनी नहीं मिल सकती है। तो भाई देखिए सबको क्वालिटी लाइफ रिलीजियस लाइफ तो उससे मिल जो लोग चाहते हैं, हैप्पीनेस कम रहेगी नहीं, इसीलिए तो पीछे, क्योंकि अर्बन डेंसिटी क्या है, हाई है, जनघनत्व तो जो है शहर का ज्यादा है, इसलिए ए सही, बी से एक्सप्रेशन डी कर रहा है। 10th एनिवर्सरी ऑफ यूपीआई, देखिए अभी भी क्या है, यूपीआई की 10वीं वर्षगांठ हुई है। अच्छा, 10th एनिवर्सरी पे सेलिब्रेटेड ऑन 25 अगस्त को यूपीआई की 10वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की गई है। यूपीआई में क्या है आपको पता है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब है ना यूपीआई के थ्रू काम करते हैं। अच्छा, यूपीआई की बात करें तो उसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, ये लॉन्च हुआ था 25 अगस्त 2016 को। किसने लॉन्च किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। ठीक, अच्छा, और अगर यूपीआई की ट्रांजेक्शन की बात करें, सोचिए मतलब कि 24,162 करोड़, मतलब क्या होगा, रुपए में नहीं लाएंगे क्योंकि रुपए की एक संख्या है, 24,162 करोड़ लगभग ये ट्रांजेक्शन लगभग 2025-26 में हुए हैं। ये लिख लीजिएगा आप, 2025-26 में लगभग जो है
₹24,162 ट्रांजेक्शन हुए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं चाय से लेकर गोलगप्पे तक लेके ₹1 की मेडिसिन भी लोग सोचिए अगर ले रहे हैं तो आप यूपीआई कर रहे हैं, तो बड़ा ट्रांजेक्शन टोटल कितने हुए? 24,162 करोड़। यूपीआई लॉन्च इन 2016 बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया था, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। इंग्लिश याद करिएगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनपीसीआई कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूपीआई, इट वाज ऑफिशियली लॉन्च 25 अगस्त 2016। बिल्कुल सही बात है, 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा कि एनपीएससीआई एक इनिशिएटिव है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा, किसके अंतर्गत? पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत ये एक एक्ट है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है आपका। टू स्टेटमेंट, यूपीआई हैज रिवॉल्यूशनलाइज रिटेल डिजिटल पेमेंट इन इंडिया ऑल ओवर द पास्ट। बिल्कुल सही बात है, जो यूपीआई है इसने मतलब क्या है कि एक तरह से देखा तो खुदरा मार्केट को एक तरह से क्रांति ला दी है। क्यों ला दी? क्योंकि एनपीसीआई इंटर ऑपरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउज इंस्टेंट रियल टाइम बैंक टू बैंक ट्रांसफर बाय मोबाइल। देखिए पहले किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, कर दिए, सामान देर से आ रहा है, कर दिए, पहले कर दिए, तुरंत का तुरंत आप काम करिए, खाए गोलगप्पे तुरंत पेमेंट करिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप इसी तो हुआ है, क्योंकि तुरंत का तुरंत ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए यूपीआई जो रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। ठीक है, आप फिर समझ लीजिए, मतलब यूपीआई ने क्यों रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है? क्योंकि ट्रांजेक्शन तुरंत के तुरंत हो जा रहे हैं, डिले बिल्कुल नहीं हो रहा, ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रहा है। इसीलिए क्या है, ये एक क्रांतिकारी कदम हुआ, इसलिए ए सही, बी से एक्सप्रेशन भी कर रहा है दोस्तों। पंकज कुमार सिंह कमेटी इन गोरखा सूची, देखिए अभी भी क्या है कि गृह मंत्रालय द्वारा एक हाई पावर कमेटी जो है गठित की गई है, एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है। एक्स डिप्टी एनएसजी जो थे, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एनएसजी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीफ पंकज कुमार के अध्यक्षता में, पंकज कुमार जी के अध्यक्षता में जो डिप्टी एनएसए रह चुके हैं भूतपूर्व, इनके अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। क्यों किया गया है? टू फाइंड द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द गोरखा इश्यूज एंड डिमांड। देखिए गोरखा, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में जो गोरखा हैं ये डिमांड करते हैं, अलग गोरखा लैंड की डिमांड करते हैं, और भी इनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, इस जगह स्टेटहुड की डिमांड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, इनकी भाषा की, इनकी रीजनल डेवलपमेंट की जो पहचान है, इसके मतलब ये सब इशू हैं, गोरखाओं के ये सब इशू हैं। और इन इशुओं के परमानेंट सोल्यूशन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा, जाइए ये देखिए लिखा नहीं है, लिख लीजिए, होम अफेयर्स, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय द्वारा जो है इसकी गठित की गई है। क्योंकि जो इनके मतलब कि सेपरेट डिमांड है, इनकी गोरखालैंड स्टेटहुड की, अलग राज्य की, इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, इनकी भाषा, इनकी सुरक्षा के लिए, इसी के लिए पंकज कुमार कमेटी गठन किया गया। ये हाई पावर कमेटी जो एक परमानेंट सोल्यूशन देगी। पंकज कुमार सिंह कमेटी वर कंस्टिट्यूट रिजॉल्व द इशू परमानेंट पर्टेनिंग विच कमेटी रीजन, किस कमेटी रीजन में किया? गोरखा इशू, मतलब गोरखा जो वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट में है, इसके लिए किया है। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंकज कुमार कमेटी, इट इज हेडेड बाय फॉर्मर डिप्टी एनएसजी पंकज कुमार। बिल्कुल सही बात, एनएसए, ये फॉर्मर डिप्टी एनएसए पंकज कुमार सिंह द्वारा मतलब गठित की गई है, मतलब हेड है, एमएचए द्वारा की गई, लेकिन ये क्या इसके हेड है, ये हेड है। बात बिल्कुल सही है कि इनकी अध्यक्षता में जो है डायरेक्टर जनरल थे एनएसजी के, ठीक है, एनएसए के, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, इट इज मैंडेट इंक्लूडिंग एग्जाम में रीजनल सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ परमानेंट सोल्यूशन टू गोरखा डिमांड। बिल्कुल सही बात है। क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत जरूरी है कि गोरखाओं की मतलब उनकी रीजनल सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना, उनको सुरक्षा देना, देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, तो इसीलिए गठन किया गया परमानेंट सोल्यूशन के लिए। बिल्कुल सही है। हाई पावर्ड कमिटी आर फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एड्रेस एथनिक एंड आइडेंटिटी डिमांड। बिल्कुल सही बात है। हाई पावर कमिटी जो है सरकार द्वारा बनाई जाती है ताकि जो है मतलब कि जो एक तरह से जाति पहचान, उनकी मांगों को मतलब कंसीडर करने, जैसे मान लीजिए डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांडों को कंसीडर करने के लिए, देखने के लिए सही है गलत है, कैसी डिमांड है, तो उसके लिए गठित की जाती है। ठीक, सस्टेनेबल पॉलिटिकल सोल्यूशन रिक्वायर मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज एंड कल्चर। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशन निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको इंश्योर करना कि उनको मतलब संवैधानिक सुरक्षा मिल रही है, उनकी माइनॉरिटी की लैंग्वेज बच रही है, उनका कल्चर बच रहा है। देखिए साफ सब क्या कह रहा है, टिकाई राजनीतिक समाधानों के लिए बहुधारा संवाद की आवश्यकता होती है जो अल्पसंख्यक भाषा और संस्कृति की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि उनकी सुरक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी, इसलिए सरकार जो गठित करती है। इसलिए ए से बी से और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू इंडिजिनियस लाइफ स्टॉक बिल्ड बाय आईसीएआर एंड बीजीआई। देखिए अभी अभी क्या है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च जो कर्नाटक में है, सॉरी करनाल हरियाणा में, ठीक है, इसने क्या है कि 16 नई जो है देसी जो ब्रीड है उनको क्या किया है, रजिस्टर किया है अपने में। जिसमें कौन कौन सी ब्रीड है, मतलब कौन कौन से न्यूली ब्रीड कौन कौन सी है दोस्तों, तो ये जैसे
कैटल में काऊ, बफेलो, बकरी, भेड़, ठीक है, इन सबसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो जो ब्रीड है 16 नई नई इंडिजीनियस ब्रीड नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च कर्नाटक हरियाणा में, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, और की कौन कौन सी मतलब इंपॉर्टेंट ब्रीड है, जैसे काऊ को ले लीजिए, कौन उमरादा, पुरियार, कोप्पल, महाकौशल, ठीक है, ये हो गई गाय की, ठीक है, बाथी बल्तिस्तान सीमांचली, ठीक है, ये बकरी की हो गई, ठीक है, मगधैल ये भेड़ की हो गई। तो ऐसे करके 16 टोटल वो किया है सरकार ने, मतलब रजिस्टर किया है। ये ध्यान रखिएगा, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने, ठीक। ICAR NBAGR रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग इंडिजिनियस लाइव स्टॉक ब्रीड लोकेटेड इन, कहाँ पे, कर्नाटक हरियाणा में लोकेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिजिनियस लाइव स्टॉक ब्रीड। ICAR NBA रिसेंटली रजिस्टर्ड 16 न्यू इंडिजिनियस लाइव स्टॉक ब्रीड इंक्लूडिंग कैटल, गोट एंड शीप। बिल्कुल सही बात है, ICAR NBAGR ने रजिस्टर्ड किया 16 नई ब्रीड को, बकरी, सीप, कैटल, मतलब जो भी काउ बफेलो है, ठीक है। मगधियाल एंड सीमांचली वेर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द सीप ब्रीड वाइल बाल्टिकान, ठीक है, जो बाल्टीचन है ये बकरी की है। बिल्कुल सही बात है, तो मगधियाल और सीमांचली ये क्या है, भेड़ है, और बाल्टिकान का है ये एक बकरी है, इसलिए आपका सी ऑप्शन, तो एक दो दोनों सही हो गए। डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिजिनियस लाइव स्टॉक ब्रीड इज क्रूशियल फॉर नेशनल बायोसिक्योरिटी। जो मतलब नेशनल बायोसिक्योरिटी है, इसके लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है डॉक्यूमेंटेशन का रजिस्टर करना। क्यों? क्योंकि इंडिजिनियस ब्रीड प्रोटेक्ट नेचुरल इम्यूनिटी टू लोकल पैथोजन एंड तो एक्सट्रीम क्लाइमेट वेरिएशन, क्योंकि लोकल ब्रीड क्या करती है, इनके अंदर इम्यूनिटी रहती है लोकल पैथोजन, और उनसे मतलब रेजिस्टेंस के लिए रहती है, इसे रजिस्टर करना को क्या रहता है, जरूरी रहता है। तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर दोस्तों कंप्लीट किए। PDF इसको सोर्स वगैरह अकेडमी पे आपको मिल जाएगी। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पर डे मैं करंट अफेयर्स देता हूँ, आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, इससे बाहर नहीं आएगा, बस जितना आप रिवीजन कर लें ये आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, जय भारत।